फाजिल अदालत ने चाहा। प्रोसीडिंग चली आपके सामने परसों 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, और कल सुबह 9:30 से लेकर फिर 6 बजे तक। हम अप्रिशिएट द हार्ड वर्क पुट इन बाय ऑल द पार्टीज़, और फाजिल अदालत का भी इस अहम मौजू पर जो उन्होंने इतना टाइम दिया। फैक्ट्स जो ऑब्वियसली सबके सामने हैं, केस शुरू हुआ था 9 मेंबर बेंच से, एंड वो प्रोगेटिव है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने 9 मेंबर बेंच बनाया। फिर कुछ और मामला हुए तो इवेंचुअली 5 मेंबर बेंच जब बना, मंडे को हमें पता चला तो उसमें 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस अतर मिन्नल्ला साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशन्स को डिसमिस कर दिया, और बाकी जो 9 मेंबरान ने वापस मैटर भेजा टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस, तो 5 मेंबर बेंच बना। अब आज जो फैसला आया है उसमें जो 5 मेंबर बेंच में 3 जज साहिबान, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑनरेबल मुनीब अख्तर साहब एंड ऑनरेबल मोहम्मद अली मज़हर साहब, उन्होंने एक फैसले को दिया और उन्होंने साइन किया। 2 जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने एक फ़ैसले को साइन किया। लेकिन जो गौर करने वाली बात है, जब हमारे पास रिटन ऑर्डर आया असल में कुछ देर पहले ही, तो मैं पैरा 2 पढ़ना चाहूँगा जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट का है। वो ये कहते हैं, वी देयरफॉर एग्री with the orders dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah J, and dismiss the present constitution petitions and drop the suo motu proceedings। ये बात वैसे अदालत में भी जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पढ़ा था तो सुनाई गई थी, लेकिन जो फुट नोट है वो अदालत में नहीं पढ़ा गया, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो बड़ा मानी खेज है। फुट नोट ये कहता है, इनिशियली a 9-member bench heard this matter। The aforementioned 2 honorable judges decided the matter by dismissing the said petitions. Later on, 2 other honorable judges disassociated themselves from the bench for personal reasons, and as the 2 aforementioned judges had dismissed the matter, the bench was reconstituted into a 5-member bench by order dated 27/2/2023. The decisions of the aforementioned 2 honorable judges dated 27/2/2023 form part of the record of the case। दैट मीन्स के इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। आज 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया, तो 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया, 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। ये सूरत हाल है, एंड दिस इज़ द सिचुएशन। इस पर जो भी प्रोसीड होती है, वन बाय वन जी नहीं सर, ऐसे नहीं सर, कयूम सिद्दीकी साहब के बाद ले लो 1 मिनट, ये रिव्यू का पॉइंट बनेगा। पहला मैं ये सवाल का जवाब दे दूं, मेरे ख्याल में इसमें रिव्यू वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि फैसला जब बहुत वाज़ेह हो और उसमें इबहाम ना हो, ये कोई हार जीत वाला वैसे भी केस नहीं था कि किसी की अहलियत और नाअहलियत का केस है, किसी की क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन डिस्कस हो रही है। ये एक आइनी नुक्ता आया और उस आइनी नुक्ते की मेंटेनेबिलिटी के ऊपर पहले बहस छिड़ी, और उस बहस के नतीजे में 2 बातें सामने आई कि जिन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया था इस मामले को रेफ़र करते हुए, उनके ऊपर एतराज़ उठाया गया कुछ जमातों के वकला की तरफ से और पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो वकला तंजीम है। उन 2 जज साहिबान ने अल्टीमेटली रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को बेंच से अलग कर लिया, रिक्यूज़ कर लिया। मैं समझता हूँ कि उनका ये फ़ैसला साहिब था, क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, और उसकी कोई बैकग्राउंड भी और हिस्ट्री भी थी उन 2 जज साहिबान के हवाले से। अब 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फ़ैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटीशंस को मेंटेनेबिलिटी की बुनियाद पर ख़ारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं हैं। सुओ मोटो का इख्तियार भी इस केस में इसलिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए कि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है, और 184(3) की जो सुप्रीम कोर्ट की अदालत उज़्मा की पावर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने ये राय दे दी। आज जब फ़ैसला आया 5 रुकनी बेंच का, चीफ जस्टिस साहब ने इस अरसे में ये मुनासिब समझा कि वो 2 जज साहिबान क्योंकि अपनी फ़ाइनल ओपिनियन दे चुके हैं, वो फर्दर इस मामले में नहीं बैठना उनका मुनासिब, सो लिहाजा उन्होंने जो दीगर 5 जज साहिबान थे उनको बेंच का हिस्सा बनाया और उनके सामने केस आर्ग्यू हुआ।
आज के फैसले में 3 जज साहिबान ने कहा कि ये प्रोसीडिंग्स मेंटेनेबल हैं और उसमें उन्होंने मज़ीद 1-2 चीज़ें लिखी जो अटॉर्नी जनरल साहब ने आर्ग्यू कल की थी कि एक तो जो आइन का आर्टिकल 254 है जो कि ये कहता है कि अगर आइन के तहत किसी चीज़ को एक मुकर्ररा वक्त में होना है और वो चीज़ उस मुकर्ररा वक्त में नहीं हो सकी, वो एक्शन नहीं हुआ, तो इस वजह से वो गैर आइनी नहीं होगा कि उस टाइम फ्रेम में, यानी कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हुए। आज उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए उन 3 जज साहबान ने भी कहा कि गवर्नर और ECP या सदर और ECP मुशावरत से डेट दे और कोशिश करे कि वो 90 रोज़ तो अब गुजर जाएंगे, वो जो ओरिजिनल 90 रोज़ थे, यानी कि वो जो 15 अप्रैल के अंदर अंदर थे, लेकिन अर्लीस्ट पॉसिबल जहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं मुशावरत के बाद वो कोशिश करें। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लोगों की भी ये राय है। हम भी समझते हैं कि अगर हालात साजगार हों, अगर इंतखाबात इंसानी जानों से ज़्यादा कीमती हैं या अगर मुल्की हालात इजाज़त दे रहे हैं तो 30, 40, 50 दिन में हो, अगर वो 80, 90 दिन में होने हैं तो ये डिस्क्रेशन भी आइन देता है इलेक्शन कमीशन और बाकी स्टेक होल्डर्स को। इस बहस को छोड़ देते हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अरकान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिनिल्ला साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं हैं। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहबान के फैसला जात हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है, ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। मैंने अपना ज़ाती मौक़िफ़ दिया था। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान और लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। बड़े सीजन लॉयर हैं, आप ये बताएं कि चीफ जस्टिस ने आके ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा और हमेशा ऑपरेटिव पार्ट ही ऑर्डर ऑफ द डे कंसिडर किया जाता है। उसमें अगर वो अनाउंस कर रहे हैं 3-2 और ये जो आपने बताया ये फुट नोट में लिखा हुआ है, तो एम्बिग्यूटी इटसेल्फ यहाँ पे है कि कौन सा फैसला माना जाए। आप 4-3 कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ने 3-2 से फैसला दिया है। मैं अर्ज़ करता हूँ, देखिए एक बात तो तयशुदा है कि ये 7 रुकनी बेंच जो है, 7 जज साहबान जो हैं वो बेंच का हिस्सा थे। 2 जज साहबान 9 में से रज़ा कराना तौर पे रिक्यूज़ कर गए थे। 7 में से 2 जज जो आज बैठे हुए थे 5 रुकनी में, उन्होंने कहा कि हम अपने जो ब्रदर जजेस की ओपिनियन है अर्लियर के ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, हम उनसे एग्री करते हैं और उनका वो जो 23 तारीख का हुक्म है दैट इज़ पार्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। तो मतलब ये है कि उन्होंने उसको एंडोर्स करते हुए आपको 4-3 क्यों नहीं अनाउंस किया, चीफ जस्टिस ने 3-2 क्यों अनाउंस किया? आप मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे अभी मज़ीद शायद डिबेट हो, लेकिन कानून में कुछ चीज़ें वाज़े नज़र आ रही होती हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे किसी को इख्तलाफ है, कल को कोई सिचुएशन आई तो जिसको इससे इस तशरीह से इख्तलाफ हुआ वो जाके तशरीह करा लेंगे। मेरी नज़र में तो जो आप 4-3 की रेशो बता रहे हैं ये है, तो 4 का मतलब ये है कि आप हाई कोर्ट जो फैसला करेंगे वो 3 दिन के अंदर हाई कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा और उन हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ क्या फिर आप आएंगे? क्योंकि अब तो आप देखें 3 जज साहबान जो कहते हैं सदर का खिलाफ में है, गवर्नर का और दूसरा केपी गवर्नर के हवाले से उनका उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सबसे ज़्यादा जो ब्रीच ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की है वो सदर मुमलिकत ने माजरत से की है, जिन्होंने एक फ़ैसला करके थोंप के और फिर उसे वापस लिया और उनके वकील साहब ने आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा करते हुए अदालत में कहा कि मेरे मुवक्किल जिनकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। तो ये बात भी ज़रूर आनी चाहिए कि आया सदर मुमलिकत आइनी ओहदा रखते हुए इन सारी चीज़ों से उन्हें मुबर्रा हो के बिल्कुल आइन के मुताबिक फ़ैसले करने चाहिए या पार्टी वर्कर के तौर पे करने चाहिए। मेरे लिए ये बात बड़ी तकलीफ़ दे है पाकिस्तान के शहरी की हैसियत से, कानून के तालिब इल्म की हैसियत से कि सदर मुमलिकत जिन्हें आइन पाकिस्तान एक बहुत बड़े मनसब पे फाइज करता है और उनका बड़ा किरदार है इसमें, वो इस तरह की बातें करे जो कि उनके मनसब के इख्तियारात में नहीं आती। ये एक अलग बहस होगी। आपने कहा कि हाई कोर्ट्स,
देखिए अभी ये फैसला आ गया है, अब हाई कोर्ट्स में दरखास्तें खारिज नहीं हुई अभी तक, दोनों हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर तनकीद है, लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील्स मौजूद हैं। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है। उनकी तशरीह तो आप मुतासिर नहीं हो गई थी, फाजिल जज साहिबान है सुप्रीम कोर्ट के, आप इस समय चार फाजल जज साहिबान ही ने कहा है कि आप इसका फैसला करें, हाई कोर्ट से इसका फैसला करें। बहुत सर ये फैसला काबिल अमल है जी नहीं, हुकूमत का तो नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा मैं ये बात भी वाज़ेह कर दूं, कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और JUIF के वकला साहिबान अदालत में मौजूद थे। ये बात हम ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि इंतखाबात की तारीख़ और इंतखाबात के इनकाद इस मुल्क में हमेशा आइन कानून के मुताबिक होते रहे हैं और तारीख़ों में रद्दोबदल होता रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं होगी कि तारीख़ों में रद्दोबदल हो। हमारे वकील साहब ने एक मौक़िफ़ पेश किया, ये मुकदमा मैं कौम के सामने रखता हूँ, कौम खुद डिसाइड करे। इजाज़त देंगे मुझे? अगर हो, अगर आप इजाज़त दें तो मैं बोलूँगा। इतनी बात उन्होंने कही कि 35 अरब रुपए के ख़र्च से डिजिटल मरदमशुमारी हो रही है, जो कि आज शुरू हो गई है और उसका रिज़ल्ट जो है वो 30 अप्रैल को दिया जाए। 5 साल से ये बहस चल रही है कि जो पिछली मरदमशुमारी है वो दुरुस्त नहीं थी, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं बहुत से सेगमेंट्स को सोसाइटी के। उसके बाद पता चलेगा कि मुल्क के किस हिस्से की आबादी का तनासुब कितना है। और हमारा आइन कहता है कि कौमी असम्बली में नशिस्तों की जो तकसीम है वो रकबे पे नहीं, वो आबादी पे होगी। हमारे मुल्क के जो फेडरेटिंग यूनिट्स है उनमें हल्का बंदियों के बाद उतार चढ़ाव की उम्मीद है। सूबों के अंदर भी, पंजाब में आपको पता है कि सराइकी सूबा या मुल्तान सूबे के बारे में लोग कहते हैं कि जी साउथ पंजाब में वो फ़ंड्स नहीं जाते, और फ़ंड्स की तकसीम भी आबादी के तनासुब से होती है, रिप्रेजेंटेशन भी। आज पंजाब में आप इलेक्शंस करा रहे हैं सेंसस से पहले, कौमी असम्बली जाएगी सेंसस के बाद अक्टूबर में। तो ये एक तो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये आएगा कि जहाँ पे आबादी का तनासुब कम या ज़्यादा हो गया, वहाँ पे कौमी असम्बली की सीटें और तनासुब में फ़र्क पड़ेगा। सूबे के एक एक हल्के के ऊपर सारी फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। दूसरा सदीकी साहब, दूसरी बात, मैं 254 सदीकी साहब ज़रा 1 मिनट मुझे दें। दूसरी बात यह है कि हमने तारीख से सबक सीखा। 1977 के इंतखाबात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती अगर निगरान हुकूमतों के साथ, तो शायद वहाँ पे तहरीकें ना चलती और मार्शल लॉ मुसल्लत ना होता। 1997 के इंतखाबात पे जब पूरी मुस्लिम लीग नून ने 2/3 ली, लोगों ने उंगलियां उठाई, इसके बावजूद कि अवाम का फैसला था। 2002 मुशर्रफ साहब ने LFO पे कराया, मर्ज़ी के लोग अपॉइंट करके। 18वीं तरमीम में पाकिस्तान भर की सियासी जमातें, जिनमें तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, 224 इंट्रोड्यूस करवा के एक मैकेनिज़्म फराहम किया कि आप निगरान हुकूमतों के साथ इंतखाबात कराएं। अब आज 2 सूबों में सियासी हुकूमतें कायम हो जाएंगी। कोई आइन और कानून ये इजाज़त नहीं देगा, ना देता है कि उन हुकूमतों को कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए सस्पेंड कर दिया जाए और वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड हो सकता है वहाँ पे मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत हो सकता है किसी और जमात की हो। ये तमाशा चलता रहेगा। 8 महीने हम इस प्रोसेस में रहेंगे और फिर उंगलियां उठेंगी। इसलिए लेट इलेक्शन कमीशन एंड अदर स्टेक होल्डर्स डिसाइड कि उन्होंने, देखिए ये इलेक्शन कमीशन को इन सारे फैक्टर्स को देख के ये चीज़ भी तय करनी है। मैं नहीं कहता कि सर ECP को आप क्या मशवरा देंगे? जी तारड़ साहब, ECP को क्या मशवरा देंगे? कि फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन सदर के साथ एडवाइस करे और तमाम अथॉरिटीज़ को यह हिदायत की है कि इलेक्शन कमीशन की मदद करे। इसका मतलब कि मामला सारा इलेक्शन की तरफ ही जाएगा। फिर आप इसको सर कोई इलेक्शन से नहीं भाग रहा। ये एक आइनी पोजीशन थी जो कि आपने कहा आपके सामने रखना ज़रूरी थी। आज के इस फैसले पे हमारी जो ओपिनियन और राय ये है या तशरीह ये है हमारी कि ये 4-3 का फैसला है और मामला, और ये मामला 4-3 की वजह से ये मामला अब हाई कोर्ट्स में डिसाइड होगा। बहुत काबिल अमल है कि नहीं?